देखिए स्टूडेंट, तो कल हमने स्टार्ट करा था फिज़िक्स पढ़ाना, है ना, पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट करा था। और आप पहला लेक्चर को अच्छे से समझा होगा आपने, है ना। और कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मुझे इस नंबर पे तो पहले आप मेरे को व्हाट्सअप करना और उसमें लिख देना कि आप टारगेट बैच से हो, ठीक है। आप उसमें लिख देना कि आप मेडिकल टारगेट बैच से हैं, है ना, आप 12th पास आउट हैं, तो मुझे ये क्लियर रहेगा कि आप टारगेट के स्टूडेंट हो। एंड एनी डाउट जो मैं पढ़ाऊँ उसमें कोई डाउट हो बेटा, कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैं आपको पहले बताऊं, लेकिन अगर आप उसमें मेंशन करेंगे कि हम टारगेट बैच के हैं, टारगेट बैच में एडमिशन है हमारा, 12th पास आउट हैं हम, तो इससे क्या होगा, मैं आपको आपके डाउट को प्रायोरिटी लेवल पर रखूँगा, क्योंकि आप 12th पास आउट हैं। अब थोड़ा सा ये है कि बोर्ड का आपका फोकस नहीं है, अब आपका पूरा फोकस है आपको नीट के एग्ज़ाम पर, है ना। तो इसलिए आपको मैं जो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि आप कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकें। व्हाट्सएप करेंगे इकट्ठा हो जाएगा डाउट, या तो मैं हल्के हल्के डाउट बता दूंगा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो आप समझ जाना कि वो सारे डाउट फिर अगले दिन क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को आराम से ये समझ लेना, ठीक है। तो चलिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट करते, आगे पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। और मैंने आपको बोला डेली रिवाइज़ करो, डेली रिवाइज़ करो, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो 2-3 दिन बाद से तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आप करने भी लगेंगे, लेकिन और इतना कंटेंट हो जाएगा कि फिर आप करने लायक हो जाएंगे। अभी आपको डेली रिवाइज़ करना है, अभी आपको डेली रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है ना। देखिए इसको बहुत समझिएगा आराम से। एक छोटी सी बात मैं समझाता हूँ आपको। जैसे क्या है कि जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ बेटा, तो हर कंट्री हर रीजन अपने अपने हिसाब से एक सिस्टम डेवलप कर लिया। जैसे आपने सुना होगा हमारे इंडिया में मास, लेंथ, टाइम को मेजर करने के लिए, जैसे मास को मेजर करने हम लोग सेर यूज़ करते थे या मन यूज़ करते थे। आज भी आप पेपर में या इंटरनेट पे अगर कोई न्यूज़ पढ़ते तो हम बोलते हैं यार 2 सेर अनाज के लिए उसने उसको मार डाला, है ना, 2 सेर अनाज के लिए 2 पक्ष भिड़ गए, ऐसे करके हम पढ़ते हैं न्यूज़ अखबारों में या फिर न्यूज़ पोर्टल पे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता बेटा कि पहले जो मास हम लोग मेजर करते तो सेर में या मन में, है ना, ऐसे करके एक सिस्टम बना रखा था, है ना। आज भी गांव में इसको इस्तेमाल करते हैं कि ना 1 मन धान दे दो, 2 पसेरी अनाज दे दो, 1 सेर अनाज दे दो, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गांव में बोलते हैं। अब तो स्टैंडर्ड नहीं रहा ये, अब हमारे बुक्स में ऐसे छप के थोड़ी ना आता है कि एक बॉडी है वो 2 पाव का है या 1 सेर का, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। अब उसके बाद बेटा दूसरा जैसे लेंथ है, तो लेंथ को आपने सुना होगा, जैसे पुराने राजा महाराजा का जो पिक्चर होता है राजा महाराजा वाला, जिसमें कि मतलब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो बोलते हैं, अनाउंसमेंट होता था, दुश्मन की सेना 10 कोस दूर, दुश्मन की सेना 5 कोस दूर, तैयार हो जाओ, बंदूकें तान लो या तलवारें निकाल लो, भाले निकाल लो, जो हथियार है वो निकाल लो भाई, अब 1 कोस दूर, अब दौड़ो, दौड़ करके हमला करना है। ऐसे ना, तो कोस डिस्टेंस यानी लेंथ को कोस में मेजर कर देते। ये पहले हमारे यहाँ पद्धति हुआ करती थी, एक सिस्टम था। अब जैसे टाइम है तो पहर भी मेजर होते थे, 2 पहर, पहला पहर, आज भी 2 पहर इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में कि यार वो जून जुलाई, मई जून जुलाई जो होता है, दोपहर में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप होता है, लहर आती है, लहर चलती है, लू चलती है बेटा, तो उस टाइम बोलते हैं दोपहर में मत निकलना, लू लग जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना दोपहर में। तो वो 2 पहर है, नहीं दूसरा पहर है। तो हमारे यहाँ टाइम को मेजर करने के लिए पहर, आज ना बोलते हैं 8 PM है, 9 PM है, 12 नून है, 1 PM है। तो ये सब बेटा जो हम बोलते हैं पहले वाले सिस्टम में हमारे यहाँ अपना एक कोस, मन या सेर या फिर टाइम के लिए पहर ये इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे रीजन में होता था। ब्रिटेन में अलग होता था, अमेरिका में अलग होता था, चाइना में अलग होता था, ग्रीस में अलग होता था, सब अपने अपने यहाँ एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। अब हमें बेटा बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना था। भाई मास को मैं सेर में मेजर करता हूँ, ब्रिटेन वाले पाउंड में मेजर करते हैं, और मान लीजिए ग्रीस वाले किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करते हैं। तो अब उनको कोई सामान बेचना मेरे को, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो बोल रहे हैं 2 ग्राम का, मैं बोला 2 ग्राम क्या होता भाई, ये क्या बता रहे हो? तो बोला वेट, मतलब वेट तो सेर में होता है, सेर में होता हो कितना, वो परेशान हो गया बेचारा।
अब मैंने कोई आविष्कार करा, कोई चीज़ इन्वेंट करा, अब मेरे को बेचना ब्रिटेन वालों को, वो बोलते हैं पाउंड में बताओ इसका क्या है, पाउंड में वजन बताओ। पाउंड करेंसी भी है, कंफ्यूज मत होना, पाउंड वजन भी है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड भी है और वहाँ पे मास भी पाउंड में मेजर करते हैं। अब कंफ्यूज हो गए लोग, बड़े यार इंटरनेशनल सिस्टम बनाओ यार, एक सिस्टम बनाओ जो सब फॉलो करे, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को डेवलप करना था बेटा, ताकि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, है ना, को आप व्यापार कर सकें, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान शेयरिंग कर सकें। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ईजाद किया गया। लेकिन उससे पहले सीजीएस सिस्टम पढ़ा गया, सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा गया कि कौन कौन से सिस्टम है, क्योंकि उसी में से किसी एक को अडॉप्ट करना था हमें। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा सबसे पहले आप ये जान लीजिए एफपीएस सिस्टम। एफपीएस को बोलते हैं बेटा फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस, इस सिस्टम में बेटा मास को पाउंड में मेजर करते हैं। इन दिस सिस्टम मास को पाउंड में मेजर करते हैं। इसको स्टडी किया गया, सबने स्टडी करा कि अच्छा एफपीएस सिस्टम क्या है। मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में बेटा, बहुत आराम से लेंथ को फुट में, और टाइम को सेकंड में। और टाइम को किससे मेजर किया गया? सेकंड में। इस तरह से मेजर किया गया। इसमें और भी क्वांटिटीज है, ऐसा नहीं कि केवल 3 ही क्वांटिटीज के यूनिट बताए गए। फोर्स का, एनर्जी का, पावर का, करंट का, सबका बताया गया। लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस आपको एक जानकारी लेनी है कि अच्छा फुट पाउंड सेकंड एक सिस्टम है, इसके अंदर हर फिजिकल क्वांटिटीज़ का ये यूनिट बताया गया है। एफपीएस सिस्टम में यूनिट बताई गई है। लेकिन वो हम लोग सिलेबस कर रहे हैं बेटा, हम लोग जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि हम लोग अनाप शनाप नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें वही पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है। तो एफपीएस सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम को, जैसे मास को पाउंड, लेंथ को फुट, टाइम को सेकंड मेजर करते हैं। तो ये एक सिस्टम आइडेंटिफाई हुआ। फिर पता नहीं कुछ रिसर्च हुआ, कुछ बातें हुई कि नहीं इसको इंटरनेशनल सिस्टम नहीं बनाएंगे। फिर दूसरा आया सीजीएस सिस्टम, ढूंढा गया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो बोला अच्छा सीजीएस सिस्टम ये कहीं यूज हो रहा होगा। इसमें मास को ग्राम में, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। क्या इस सिस्टम में केवल 3 ही क्वांटिटीज के यूनिट बताए गए? नहीं, सबके बताए गए हैं। हमें सबके नहीं पढ़ने, हाँ एक आध और पढ़ने, जैसे फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। डाइन वो वाला नहीं बेटा, गांव वाला डाइन नहीं है, डाइन है डाइन। एनर्जी या वर्क का अर्ग होता है बेटा, एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है सीजीएस सिस्टम में। और नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, ज़्यादा साइंटिस्ट वाले तरीके से नहीं पढ़ना है, ठीक है। बात समझना बिल्कुल ध्यान से। तो इस सीजीएस सिस्टम में और भी क्वांटिटीज़ होंगी, मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, फोर्स का डाइन, एनर्जी का अर्ग, ठीक है। ऐसे चलता है। चलो भाई ठीक है। बोला नहीं नहीं इसे भी नहीं बनाएंगे, इसे भी ऐसा यूनिट नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसे भी नहीं बनाएंगे। फिर आया, फिर कुछ रीज़न होगा, हो सकता है बहुत सारी क्वांटिटी नहीं बताई गई होंगी इसमें। अब आया थर्ड एमकेएस सिस्टम। अब आया थर्ड एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड ये जो है बेटा एमकेएस सिस्टम, इसी को एसआई सिस्टम बनाया गया। बोला ये ठीक है, इसमें हर क्वांटिटी है, होगा कुछ पैरामीटर्स होगा, कुछ स्टैंडर्ड्स होगा, डिफाइन किया होगा। उसके बाद इस पे ये सिस्टम फिट बैठ रहा था, तब जाके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम एमकेएस को बनाया गया। इस सिस्टम में बेटा मास को किलोग्राम में यानी केजी में,
लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, इस तरह से बेटा। अब तो सभी क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट हमें जानना ही है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट हम जानेंगे। तो एमके सिस्टम को ही बना दिया गया एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई यूनिट। तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के बाद एमकेएस को अडॉप्ट किया गया कि एमकेएस को ही हम इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट समझ लेंगे। एमकेएस यूनिट मतलब एसआई यूनिट समझ लेंगे। और देख रहे हैं हमारे किताबों में जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ हो रहा है वो एसआई सिस्टम यूज़ हो रहा है। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड सब यूज़ हो रहा है ना। हम फोर्स को वैल्यू निकालते हैं तो न्यूटन में अक्सर निकालते हैं, डाइन में बहुत कम निकालते हैं, पाउंडल नहीं निकालते हैं। पाउंडल फोर्स की एफपीएस सिस्टम में यूनिट होती है। इन एफपीएस सिस्टम वेट या फोर्स की यूनिट पाउंडल होती है। बोल दिया ऐसे ही, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर बेटा तो हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे। चलो भाई, एमकेएस सिस्टम दैट इज एसआई यूनिट। अब हम एसआई यूनिट क्वांटिटीज़ का जानेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहले हम किसका जानेंगे बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं। एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बताओ कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। बताया था ना कल, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आइए, मास का किलोग्राम, केजी लिख दूं? केजी। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, ए से लिखते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी से लिखते हैं, घबराना नहीं बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, हर किसी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। आराम से सुनो, पढ़ने में मन लगाओ। ऐसा मत करना कि मोबाइल चला रहे हो तो चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है चलता रहता है, तो पता चला ऐप बंद कर करके और आप जो है वीडियो गेम खेलने लगे। ये काम मत करना, क्योंकि आप जो है थोड़े मैच्योर हो गए, आप 12th पास आउट हो, आपको पता है क्या करना और क्या नहीं करना है। आपको ये टाइम पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करनी है, आपको टाइम देना होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ये मान के चलना है कि हम कुछ सीख रहे हैं, और वाकई आपको सीखने का मन करेगा। अगर आप अपने आप को बुला रहे हैं मेरे को आता है, अरे आई एम वेरी स्मार्ट यार, बहुत ईजी है, तो जानते हो ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा धोखा देता है, आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए अब आपको बता रहा हूँ, डाउन टू द अर्थ रहिए, हर चीज़ को देखिए, समझिए, इसमें कुछ नया मिल सकता है, उसको सीखिए, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, उसको देखना है आपको। सो आपको हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी है बेटा। मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ये मानते हो ना, और ये प्रूफ हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा सर को बहुत कुछ आता है। आपको फील अभी नहीं हो रहा होगा, आप मुझे नहीं जानते, इससे आपको लग रहा पता नहीं कौन सा मास्टर है भाई, कैसा पढ़ाता है क्या पता, लेकिन धीरे धीरे आप मुझे जानने लगेंगे, धीरे धीरे आप मुझे जानने लगेंगे। उसके बाद आप मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा यस बहुत सारी बातें जानते हैं सर, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए बी सिंसियर, थोड़ा सा सिंसियरिटी मेंटेन करो, थोड़ा आराम से ध्यान दो, सीखो, कुछ नया भी मिल सकता है उसको भी देखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग वो भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल।
अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। और बताया था ना डेराइव्ड क्वांटिटीज कितने हैं, जल्दी बताओ बेटा। 7 फंडामेंटल के और 2 सप्लीमेंट्री के, कितने हो गए? 7 + 2 9, 9 छोड़ करके बाकी सब डेराइव्ड। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। चलो भाई, ऐसा यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आइए स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन बताए बेटा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ बेटा, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। तो स्पीड के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सुना है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या बेटा, शॉर्टेज डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। थर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और देखो बेटा, जो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होगी वही चेंज इन वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होगी। यानी चेंज करने से, वेलोसिटी में डिफरेंस निकालने से यूनिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बेटा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए फोर्स, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ से याद कर लीजिए, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं न्यूटन, एन से लिखते हैं कैपिटल एन। तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। घबराना नहीं बेटा। देखो एरिया, एरिया चाहे सर्कल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेते हैं अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। घबराने का नहीं, परेशान नहीं होना। इसको आराम से लिख लेना, वीडियो रोक लो फिर लिख लो आराम से, ठीक है। जो नहीं आया वीडियो रिप्ले कर लेना। अभी तो आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा आसान है ये, इसलिए बस समझते रहना, लिखते रहना, नोट्स में ज़रूर लिखना बेटा, और एक नज़र ज़रूर मारना, रिवीजन ज़रूर करना, आदत बनती है। फिर उसके बाद बेटा 6th है वॉल्यूम। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब करने में कोई बुराई नहीं है, समझ में आ रहा होगा। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। फिर देखिए बेटा प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला रहेगा तो ऐसा यूनिट लिख पाओगे। प्रेशर फोर्स अपॉन सरफेस एरिया होता है बेटा, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं पास्कल, यानी प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, जिसे PA से लिखेंगे। प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल बोलेंगे। घबराना नहीं। अगर मैंने बोला लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट बोलो क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम होता बेटा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए लीनियर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सिंपल तो चल रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम।
मास का क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल नहीं लग रहा है? आसान आसान चल रहा है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है। आइए, वर्क की ऐसा यूनिट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर, जिसे हम बोलेंगे जूल। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है बेटा, जे से लिखते हैं, सुना भी होगा, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, यहीं पे हूं। फिर देखो, आराम से समझे कृपया, आराम से समझे कृपया। एनर्जी, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में बेटा, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, वो सब के सब यूनिट जूल में ही होते हैं। वर्क और एनर्जी के ऐसा यूनिट सेम होते हैं बेटा, वर्क और एनर्जी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए एनर्जी के ऐसा यूनिट पूछे तो क्या बोलना है? जूल। फिर बेटा देखिए, अगर आपसे बोले पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी का देखिए जूल होएगा, टाइम का सेकंड होएगा। जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, बिना घबराहट के साथ। सीधी सीधी कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा कहानी है भाई। और सुनो बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट बताओ बेटा, फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन सुना होगा आपने, लिक्विड के फ्री सरफेस पर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जैसे आपसे बोलता था कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, स्फेरिकल क्यों होती है, तो हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमारे आसपास कई जगह मिलता है। आप जैसे हाथ धोते बेटा तो एक फिल्म बनती है, ऐसे फिल्म बनती है ना, वो फिल्म ऐसे हाथों के बीच में फिल्म बन जाती है, सोप फिल्म, वो सरफेस टेंशन है बेटा उसमें। आप ऐसे मुंह से साबुन के बुलबुले उड़ाते हैं ना, याद आता है? याद, ऐसे बुलबुले बबल्स बनते हैं, उड़ाते हैं उसे, सरफेस टेंशन होता है वहाँ पर भी। सरफेस टेंशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सब। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर। घबराना नहीं है, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज न्यूटन पर मीटर। सिंपल सिंपल चल रहा मामला। और देखो बेटा, देखिए आगे ध्यान देना, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बेटा। लिख देते हैं, वरना लोग जान दे देंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहे हैं माँ साहब। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज पास्कल। फिर ध्यान से समझना, स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सब सुना सुना लग रहा है? स्ट्रेस सुना लग रहा है क्या? स्ट्रेस आपने सुना है कि वायर को खींचते हैं, उसमें टेंशन डेवलप होती है, छोड़ेंगे तो वायर आ जाता वापस, इलास्टिक वायर। तो वहाँ पर बेटा जब भी किसी वायर को ओरिजिनल लेंथ से पुल करते हैं, इलास्टिक बॉडी को जब भी डिफॉर्म करते हैं तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और पर यूनिट एरिया जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बेटा इलास्टिक बॉडी की एक, मतलब उसके अंदर एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स है जो यूनिट एरिया पे प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन डिफॉर्मेशन में उसका शेप चेंज होता है, उसकी डायमेंशंस चेंज होती है। तो हम लोग स्ट्रेन ले रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हैं। स्ट्रेन कई प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे बेटा,
स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। लेकिन अगर स्ट्रेन बोले तो किसी एक का डेफिनेशन पकड़ लो, किसी एक का डेफिनेशन स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ही डेफिनेशन देख लो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए भी होगा और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए भी होगा बेटा, घबराना नहीं। तो यहां पर बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ का जो यूनिट होगा उसमें चेंज का भी वही होता है बेटा, चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 2 मीटर में 1 मीटर घटा दूं तो क्या मीटर भी घटेगा? नहीं, 2 मीटर में 1 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मीटर आएगा, यूनिट सेम रहता है। और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर, यानी नो यूनिट, मीटर से मीटर कट जाएगा ना, नो यूनिट। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, सिंपल कहानी, कोई भी लफड़ा नहीं है। अगर कोई जान दे रहा है तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल कहानी है। कोई एक बार ठीक से पढ़ेगा, लिख के पढ़ेगा तो यूनिट उसे याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहे कि भाई इसका ऐसा यूनिट, या यंग्स मॉडुलस कहे, या यंग्स मॉडुलस कहे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहे, या बल्क मॉडुलस कहे, है ना। क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को, है ना। स्टूडेंट तो वैसे भी उल्लू होते हैं, पढ़ते हैं नहीं, कंफ्यूज रहते हैं, दिमाग चलाते नहीं हैं। तो बेवकूफ़ जैसे कुछ लोग तो पक्का बेवकूफ़ होते हैं। अब उन बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ में बनाने को, बेवकूफ़ बनाने में कितना मेहनत करना है? ज़रा सा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो पढ़ता है नहीं ध्यान से, मन लगा के पढ़ नहीं रहा है, रिवीजन कर नहीं रहा है, नए क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं ले रहा है। तो हम टीचर कैन ट्रांसफ़र द नॉलेज, हम नॉलेज तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट आपका एक्सीलेंस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि मैं अपना एक्सीलेंस आपको दे दूँ, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं नॉलेज दे सकता हूँ कि बेटा देखो इसमें ये कहानियाँ होती हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंसी, एक्सीलेंस कैसे आएगा? वो तो आप जिस माहौल में पले बड़े हैं, जो आसपास का सराउंडिंग है आपका, आप कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा ग्रोन अप हुआ आपका। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। हमने देखा है पूरे क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई बच्चा टॉप कर जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो पढ़ाने वाला टीचर वही है, लेकिन उसको कौन कैसे ले रहा है और कौन सा कैसे अप्लाई कर रहा है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। मैंने कोई बात पढ़ाया, अब कुछ किसी ने कितने दिमाग में घुसाया, उसके इंटेंसिटी कितने दिमाग में पेनिट्रेट होकर घुस गई, वो अलग अलग के लिए अलग अलग है। एग्ज़ाम के टाइम पे कौन किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक चल रहा है, वो सब टीचर पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, क्या उस समय सराउंडिंग है, क्या आप फील कर रहे हैं। कोई डरा धमका तो नहीं दिया आपको जिससे डर गया है, डर के बाद एग्ज़ाम देने आ गए तो डर गए, तबीयत ख़राब है तो आप एग्ज़ाम देने आ गए तो नहीं कर पाए, घर में झगड़ा हो गया तो आप एग्ज़ाम देने आए नहीं कर पाए, रास्ते में चल रहे थे आपको चोट लग गई फिर नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग होते हैं, या आप शुरू से मेहनत नहीं करा फिर एग्ज़ाम देने आ गए। तो बेटा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन भी तो होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चे में 100 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि सबका सराउंडिंग अलग है। नॉलेज सबको दिया गया, लेकिन उस नॉलेज का यूज़ एट द टाइम यूज़ करना, सही टाइम पे यूज़ करना, कॉन्फिडेंट रहना, ये सब सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं मेहनती और एक होते हैं बहुत अच्छा एक्सेलेंट, ज़बरदस्त दिमाग है, IQ लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मेहनती स्टूडेंट के साथ ज़्यादा श्योर हूँ कि वो पक्का करेगा। मैं IQ वाला जो बहुत ज़्यादा IQ होता है उस पर विश्वास नहीं करता। मेहनती स्टूडेंट क्या होता है, एक बार में उसे नहीं आता है, लेकिन वो उसको पढ़ने की आदत है, वो स्टूडियस है, वो पढ़ता है, जम के पढ़ता है। उसे एक बार नहीं आता है
वो उस चीज़ को 4 बार पढ़ के समझ लेगा। अब सोचो 4 बार पढ़ के जो समझ में आया, IQ वाला 1 बार पढ़ा सब समझ में आ गया। लेकिन जानते हो दोनों में फ़र्क क्या है कि जिसके पास मेहनत करने की आदत है उसका मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा हो रहा है, वो बार बार देख रहा है, बार बार बारीकियों को सीख रहा है, हर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ रहा है। 4 बार में उसे क्लियर हुआ। लेकिन जब उसे क्लियर हो जाएगा ना तो वो IQ लेवल वाले के बराबर होगा, बल्कि उससे भी ऊपर पहुंचेगा। IQ लेवल वाले क्या होता है ना, जो इसके बाद थोड़ा सा भी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या मतलब ना खरगोश की तरह भागते हो, बिल्कुल भाई साहब भागे जा रहे हैं रेस में। और जो मेहनती होते हैं, जो अपने आप को मान के चलते यार मैं बहुत आराम से उल्लू हूँ, मैं बहुत बड़ा वाला बैल हूँ, मेरे को ना आराम आराम से सीखना है, मेहनत करना है, एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ना है, तब जाके मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट बैठती है। एक बार पढ़ते हैं तो दिमाग में 80% गया, 20% गायब हो गया, आधे घंटे बाद 80% का 40% बचा और 1 घंटे बाद तो सब गायब। तो वो बार बार पढ़ता है, चीज़ों को याद करता है, पढ़ता है, समझता है, दिमाग में बार बार वो बातें सुनता है, सोचता है, समझता है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ लंबे टाइम तक बनी रहती है। IQ वाला क्या होता है, जो थोड़ा सा पढ़ा, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे मैं तो कर ही लेता हूँ, मैं क्या मेहनत करूँ, पागल हूँ मैं क्या, और भी तो है, बाकी और करेंगे, या खेलेंगे कूदेंगे, वीडियो गेम देखेंगे, यार कमाल करते हो, खेलेंगे यार। ऐसे करके वो इन चीज़ों में अपना टाइम ख़राब कर लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेहनती स्टूडेंट होता है उस पर मुझे भरोसा होता है कि वो कर लेगा, और वो करता है। कई बार स्टूडेंट हमारे यहाँ, मैंने पढ़ाया बहुतों को, फिज़िक्स ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, पहले से ही वीक रहता है वो फिज़िक्स में। मैंने 10 लोगों को सपोज दैट पढ़ाया तो मैंने देखा कि 9 लोग जो है वो मोटिवेट हो गए, पढ़ाई से मोटिवेट हो गए, अब वो पढ़ना शुरू कर दिए, वो मेहनत शुरू कर दिए, डेली रिवीजन करते, डेली नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, फिर रिवीजन करते, प्रैक्टिस करते, रिवीजन करते, प्रैक्टिस करते, वीक में एक फुल रिवीजन करते, पुराना जितना पढ़ा एक वीक का पूरा पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे पूरा। उनको टाइम लगता है। अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने में तेज होता है ना, वो 3-4 घंटे में पढ़ के पूरा काम कर लेता है, और ये 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन इनकी आदत कितनी अच्छी बन गई। अच्छा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ओवर स्मार्टनेस में चला जाता है, फिर वो 2 घंटे पढ़ता है, बोलता अरे यार सब इजी है यार, कमाल करते हो यार, मैं तो टॉप करता हूँ एग्जाम में, क्या फ़ायदा है, ये सब के सब बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, और जब एग्जामिनेशन का डेट आता है तो उसको पता चलता है कुछ आता ही नहीं है, सब डब्बा गोल हो गया, सब ज़ीरो हो गया। और मेहनती स्टूडेंट बिल्कुल मेहनत करने में तेज़ है, लास्ट तक लगा हुआ, बिल्कुल एग्जामिनेशन के दिन उनका दिमाग हिट कर रहा, फटाफट यही क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है, तुरंत 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 बनाने लगा। ओवर कॉन्फिडेंस वाले देखे ही नहीं थे कि अच्छा ऐसा भी कराया गया था क्या, वो तो मैंने देखा ही नहीं, सब नया लगने लगता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा है कि आप ज़रा सा भी थोड़े से पढ़ने में अच्छे हैं तो थमिए, थोड़ा थमिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को आराम से संभालिए। पहले ये सोचिए कि हम अच्छे हैं, ये वेरी गुड, हमें आता ही है और भी बहुत अच्छा है। अब हमें थमना है, थोड़ा आराम आराम से हर चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ये ऑल इंडिया कंपटीशन है, ये कोई आपके स्कूल का कंपटीशन नहीं है, ये ऑल इंडिया कंपटीशन है। यहाँ एक एक क्वेश्चन के लिए मारा मारी है। अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं, वो क्लास में परफॉर्म करते हैं, पूरे साल वो टॉप करते हैं, फिर भी रह जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। और जो स्टूडेंट कम नंबर लेके आ रहा था, टॉप 10 में वो था, कभी 3rd रैंक, कभी 5th रैंक, कभी 12th रैंक, कभी 20th रैंक, इस तरह से था, और वो लास्ट के टाइम पे आगे निकल जाता है। तो देखिए ध्यान से बेटा, बहुत आराम से सुनना। अब चलिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, क्या होगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, है ना, क्या होगा इसका ऐसा यूनिट। अगर आपको ऐसा यूनिट पता है, वीडियो रोको, पहले खुद बनाओ, और नहीं आता ध्यान दो। देखो तो इसका फॉर्मूला होता है, चारों का फॉर्मूला एक ही बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चारों में से कोई भी क्वांटिटी क्वेश्चन में हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, चारों का एक ही फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही चारों की यूनिट होगी। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल, बात खत्म। तो अगर आपसे बोले यंग्स मॉडुलस के ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्क मॉडुलस का पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, बात खत्म हो गई। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है बेटा, एकदम सीधा सीधा कहानी है। आइए और देखते हैं बेटा, घबराना नहीं, बस
घबराना नहीं बस, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, अगर मेरे से बोलेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, इसका ऐसा यूनिट बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का? तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ याद है, हमें न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर बेटा मुझे g का यूनिट सॉल्व करना है तो g को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, यानी g बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब फोर्स की ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, मीटर स्क्वायर, ये मास का केजी, ये भी केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आसान है ना, एकदम सिंपल है बेटा, इसको समझने की ज़रूरत है। फॉर्मूले से फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता रहेगा तो उस जिस क्वांटिटी का ऐसा निकालना उसको एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ। डर रहे हो? डरना नहीं, परेशान मत होना, सिंपल है। देखो और सुनो, ध्यान से समझना, मान लो बेटा बहुत गौर से समझना, अगर मैंने आपसे कहा ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने आपसे कहा ग्रेविटेशनल फील्ड का ऐसा यूनिट बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से लिखते बेटा, और ई का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और मास का केजी। लो जी, हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड की ऐसा यूनिट। हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में तो हैं, हम सन की भी ग्रेविटी में हैं, हम मून की भी ग्रेविटी में हैं। अर्थ के ज़्यादा पास ले, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी ही केवल एक्सपीरियंस हो रही है। सन की ग्रेविटी नेग्लिजिबल है, मून की ग्रेविटी मेरे तक नेग्लिजिबल है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, अर्थ की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। यहाँ पर बेटा अगर हमसे बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ऐसा यूनिट बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ऐसा यूनिट बताओ, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है V। V बराबर होता है वर्क अपॉन मास। W क्या है? वर्क। W क्या है? वर्क। और M क्या है? मास। वर्क अपॉन मास। वर्क की ऐसा यूनिट होता है जूल, और मास का होता है बेटा केजी, और जूल पर केजी को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, जिसे वोल्ट कहा जाता है। तो यहां तक मैंने आपको यूनिट कराया, और भी यूनिट अभी कराना बाकी है बेटा, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट हम कराएंगे। जितना आज कराया सब अच्छे से फिजिकल क्वांटिटीज को लिख करके फॉर्मूला सहित सभी यूनिट लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दिन बाद से फिर इतने कंटेंट हो जाएंगे कि आप फिर बुकलेट बना सकते हैं। जो मॉड्यूल यहाँ से मिलेगा उस मॉड्यूल के क्वेश्चन धीरे धीरे आप बना सकते हैं। आगे बात समझ में? तो आज जितना पढ़ाया ठीक से रिवाइज करना, लिख के रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।